अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कौन आर होगा कौन पार होगा, फैसला पीडीएम के लाहौर जलसे में होगा। ऑपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफे देगी या फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। पीडीएम के एहतजाजी तहरीक का आखिरी और फैसला कुन जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में होने जा रहा है। जलसे को कामयाब बनाने के लिए मरियम नवाज़ की जानिब से भरपूर किस्म की अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आज मरियम नवाज़ ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, पार्टी कारकुनान से खिताब किया और उन्हें 13 दिसंबर को जलसे में शिरकत की दावत दी। अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत जलसे, जुलूस और रैलीज निकाल रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर नून लीग के कारकुनान पर मुकदमात दर्ज कर रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ की हमें बताते हैं कि पीडीएम क़यादत के लिए इस्तीफ़ों का ऑप्शन यकीनन आसान नहीं होगा। सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक पीडीएम की क़यादत में ये खौफ मौजूद है कि शायद सियासी जमातों के बाज़ जो अरकान असम्बली हैं वो इस्तीफ़े ना दें, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की ताकत को देखा गया है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला हो या फिर FATF के कवानीन की मंजूरी के ख़िलाफ़ वोटिंग का मामला हो, तब जब अपोजिशन ने अपने लोगों को आजमाया तो अपोजिशन अपनी अददी बरतरी को साबित करने में नाकाम हमें दिखाई दी। जबकि बाज़ सियासी हलकों के मुताबिक पीडीएम की जमातें इस्तीफ़े दें या लॉन्ग मार्च करें, दोनों सूरतों में हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि जो हुकूमत तहरीक लब्बैक के धरने को हैंडल नहीं कर सकी वो पीडीएम के धरने को कैसे हैंडल करेगी। अगर पीडीएम की क़यादत असम्बलियों से इस्तीफ़े देती है तो फिर क्या हुकूमत इतना बड़ा ज़िमनी इलेक्शन अफोर्ड कर सकती है, करवा सकती है। हुकूमत और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगने वालों के मुंह से इस्तीफ़ा देने की खबरों पर खुशी मना रही है और ये जाहिर कर रही है कि इसे पीडीएम के जलसों से कोई खौफ नहीं है। मगर तारीख़ हमें ये बताती है कि पीडीएम के मुल्तान जलसे को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से रुकावटें खड़ी करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक जब हुकूमत को उन्होंने डंडा दिखाया तो हुकूमत दुम दबा कर भाग गई। अब लाहौर का जलसा हुकूमत की मेहरबानी से होगा या मौलाना फजलुर रहमान के डंडे के खौफ से होगा, ये तो 13 दिसंबर का दिन ही बताएगा। एक तरफ जहां अपोजिशन जमातें ताकत के बलबूते पर हुकूमत का मुकाबला करने की धमकियां दे रही हैं, तो दूसरी तरफ वफाकी वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों को सियासी और मजहबी जमातों की तश्कील दी गई मलेशियाज़ के अफ़ाल का जायज़ा लेने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की है। सूबाई हुकूमतों को लिखे गए मरासले में ये कहा गया है कि मुशाहिदे में ये बात आई है कि कुछ सियासी जमातें हैं, कुछ मजहबी जमातें हैं जिन्होंने अपनी मलेशियाज़ कायम कर रखी हैं, जो न सिर्फ वर्दी पहनती हैं बल्कि मुसल्लह अफवाज या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी तरह उनमें दर्जा बंदी भी है। ये मलेशियाज़ अपने आप को एक अस्करी तंजीम की तरह समझती हैं जो आइन की दफ़ा 256 और नेशनल एक्शन प्लान के नुकात नंबर 3 की संगीन खिलाफ वर्जी है। वफाकी वजारत दाखिला के मरासले में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि इस किस्म की चीज़ों को अगर न देखा जाए तो ये सिक्योरिटी की पेचीदा सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना सकते हैं। इसके अलावा इस मसले का मुल्क के कौमी और बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस पर भी मनफी असर पड़ता है। जबकि वफाकी वजारत दाखिला के मरासले पर मौलाना ये समझते हैं कि मुसल्लह गिरोह और रज़ाकार में फ़र्क होता है। रज़ाकार अंसारुल इस्लाम के हैं जो JUI का एक दस्तूरी विंग है। पीडीएम के सरबरा वजारत दाखिला के नोटिस को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए एक रजिस्टर्ड जमात को दबाव में लाने की कोशिश समझते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत महज जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को दबाव में लाने के लिए इक़दामात उठा रही है या वाकई मुल्की सालमियत को कोई ख़तरा लाहक है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर PTI की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा। अंदलीब अब्बास साहिबा, एक बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आती है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि कोई रोक टोक नहीं होगी, जलसे करें। मुल्तान में भी ऐसे हुआ, अब 2-4 दिन जो हमने तमाशा देखा, पहले गिरफ्तारियां हुई, मुकदमात हुए, बाद में 3-4 घंटे पहले जलसे से जलसा करने की इजाज़त दे दी गई। अभी आप लोग वही काम कर रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं जो साउंड सिस्टम देगा, जो कुर्सियां लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमात दर्ज होंगे, उसको पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि हुकूमत इनको नहीं रोकेगी, इनको खुद ख्याल करना चाहिए कोरोना SOPs का। आप लोगों की पॉलिसी है क्या? अगर आप लोगों ने खुले दिल से जलसे करने की इजाज़त देनी है, फिर साउंड सिस्टम वालों को पकड़ने का क्या जवाब बनता है, क्या तुक बनता है? और फिर जिसने कुर्सियां लगानी है उसको क्यों पकड़ेंगे आप लोग? देखिए जी, बड़ा क्लियर है
कि ये 10 जलसे कर लें। आपको पता है मैं आपके प्रोग्राम में भी आती रही हूँ, और मैं पता नहीं कितने साल जब ये हुकूमत में थी, मैं तब भी कहती थी कि आप हुकूमत में हैं, एक दफा मीनारे पाकिस्तान भर दे। हमने तो 3-4 दफा भरा, तो अच्छी बात है ये कर रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं इनको। चले एक जमात खुद से नहीं हुआ, अपनी हुकूमत में नहीं हुआ, तो चले 11 मिलके कर लें, अच्छी बात है, इनका हक है करना। लेकिन आपको भी पता है कि कोर्ट का एक ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जी आपने कोरोना के दिनों में जो एनसीओसी की इंस्ट्रक्शंस हैं कि 300 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उस पे आपने अमल करवाने, और जो अमल नहीं करेगा वो गैर कानूनी काम है। तो हमने बिल्कुल कोई रुकावट नहीं डालनी, ये करें। लेकिन ऑब्वियसली कानूनी जो गैर कानूनी काम है, जहां जहां कोई ऐसी चीज हो रही है जो अदालत ने मना की गई है, एज अ गवर्नमेंट हम उसके खिलाफ कानूनी इख्तियार तो हासिल करेंगे ना। लेकिन जहां तक इनकी रुकावटें डालने का ताल्लुक है कि जी कोई कंटेनर लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। नहीं तो फिर वजीर आजम साहब ये क्यों बात कर रहे हैं कि साउंड सिस्टम जो लगाएगा उसको पकड़ेंगे, जो कुर्सियां लगाएगा उसको पकड़ेंगे? इजाजत देनी है तो फिर खुले दिल से इजाजत दे, इस तरह रुकावटें डालने का क्या जवाब बनता है फिर? नहीं, ये तो फिर आप जाके कोर्ट को पूछे ना, कि कोर्ट ने मना किया है कि आप इज्तिमा जो हैं वो 300 से ज्यादा नहीं दे सकते। इंप्लीमेंट करवा के दिखाए ना, हुकूमती रिट है ना, हुकूमती रिट को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर मुल्तान का जलसा क्यों होने दिया आपने? फिर भले ही डंडे का इस्तेमाल करते, जैसे भी हुकूमती रिट को इंप्लीमेंट करवाते तो करवाना चाहिए था ना फिर आप लोगों को। नहीं, हमने साफ कह दिया है कि आप जलसे जरूर करें, क्योंकि हम अवाम के साथ खड़े हैं, आप अवाम के खिलाफ हैं। हम अवाम को बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि जी यहाँ अवाम की जाने जाएं, हम हमारे मालो जान ज्यादा अजीज हैं, ठीक है। तो इस वक्त हमने इनको कहा कि आपने जलसे करने हैं, आप कर लें, अवाम को आपका पता चल गया, और एक दफा आप अपना शौक पूरा कर लें, 11 जमातें मिलके कर लें। लेकिन हाँ, जहां आप तजावुज करेंगे, देखिए एक चोरी करते हैं आप, अब आप चोरी करते हैं, आप कहते हैं कि जी चोर को के खिलाफ आप मुकदमा ही ना दर्ज करें, ये तो नहीं होगा। अगर चोर चोरी करेगा और एक अदालत ने कानून बनाया हुआ है, हम उस कानून पे अमल करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि जी वो कंटेनर ये वो नहीं लगाएंगे, ये आए बिल्कुल जलसा करें। ठीक हो गया। तो अगर ये लोग इस्तीफों के ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जाहिर है इतनी ज़्यादा सीट्स खाली हो जाएंगी, क्या हुकूमत इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शंस अफोर्ड कर सकती है? वो तो बिल्कुल तैयार है, मुस्लिम लीग नून तैयार है इस्तीफों के ऑप्शन के लिए। कल ये लोग हतमी फैसला भी करने जा रहे हैं, हो सकता है कि लाहौर के जलसे में ये लोग ऐलान भी कर दें। क्या करेंगे आप लोग? तैयार हैं आप लोग ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए? पहली बात तो ये है कि आपको पता है नून लीग क्या और बाकी और क्या, पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। हाँ, हो सकता है रस्मी तौर पे वो मान जाए, लेकिन वो अपनी सिंध की गवर्नमेंट कभी नहीं जाने देगी। उसके बावजूद हम कहते हैं कि अगर ये करना चाहते हैं जरूर करें, इस्तीफे जरूर दें, बिल्कुल देने चाहिए। हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी? आप लोग मंजूर कर लेंगे या बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 2014 में पीटीआई ने रेजिग्नेशंस दिए थे और अयाज सादिक साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था? आप लोग भी वही पॉलिसी अपनाएंगे या आप लोग इस्तीफे मंजूर कर लेंगे? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमने तो बिल्कुल क्लियरली कहा हुआ है कि जो इनके जैसे इस्तीफे आएंगे, जो इनके बड़े हैं नाम, जो इसमें राना सनाउल्लाह, ये सबसे पहले हम मंजूर करेंगे। अच्छा। और इलेक्शन करेंगे। आपको ये भी पता है कि जब हम आए थे 64 सीट्स पे हमने इलेक्शन करवाया था, वो बाई इलेक्शंस थे, मिनी इलेक्शन था वो। और वो इलेक्शन जो है वो आपको भी पता है कि मेरा ख्याल है जो इनके नीचे इलेक्शंस हुए थे और वो इलेक्शन हुआ, एक बंदा उस इलेक्शन के होने पे नहीं बोला था, वो इतने अच्छे इलेक्शन हुए थे। तो 64 का तो हम कर चुके हैं, चले 64 ना वो 100 हो जाएंगी सीटें, 100-125 सीटें हो जाएंगी, करवा लेंगे जी। अच्छा, आप लोग तैयार हैं इलेक्शंस करवाने के लिए? लॉन्ग मार्च की तरफ अगर ये लोग आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? आने देंगे इस्लामाबाद तक, बैठने देंगे उन लोगों को जब तक वो बैठना चाहते हैं, जो मुतालिबात लेकर आते हैं, या उसमें भी रेजिस्ट करेंगे आप लोग? आप लोगों को तो नहीं रेजिस्ट किया था उस वक्त की हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत थी, या आप लोग रेजिस्ट करेंगे इसे? हमने भी रेजिस्ट नहीं किया। लास्ट ईयर आई थी लॉन्ग मार्च, ये आए थे, ये वहां बैठे भी रहे 13 दिन। हमने ना कुछ कहा, ना रेजिस्ट किया, ना किसी किस्म की, बल्कि जब आए तो हमने कहा कि जी अवाम तो हमारे, मतलब हम इन अवाम के साथ हैं। हमने उनके खाने का भी भिजवाए, बहुत चीजें भिजवाई थी हम, और हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे।
अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये वफाकी वजारत दाखिला ने सूबों को जो मरासला अरसाल की है अंदलीब अब्बास साहिबा के कुछ सियासी जमातें हैं और कुछ मजहबी जमातें हैं जिन्होंने अपनी मलेशियाज़ कायम कर रखी हैं, अब इसको आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? क्योंकि सियासी जमातें तो कहती हैं कि ज़ाहिर है उनके वॉलंटियर जो रज़ाकार होते हैं, जो जलसों को देखते हैं, जो पार्टी में एक नज़्ब ज़ब्त होता है उसको देखते हैं। आप लोगों की भी टाइगर फोर्स है, नून लीग वालों की भी शेर जवान फोर्स है, जमात उलमा इस्लाम वालों की अंसारुल इस्लाम है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? और ये तो बताया नहीं है कि कौन सी सियासी जमातें हैं, कौन सी मजहबी जमातें हैं जिन्होंने विंग्स बना रखे हैं, मलेशिया विंग्स हैं जिनके। देखिए, फोर्स होना या यूथ फोर्स होना या टाइगर फोर्स होना या शेर फोर्स होना, वो तो हर जमात में होता है, उसका नाम आप जो मर्जी दे दें। हाँ। लेकिन अगर आप एक डंडा बरदार या आप जिसको कहते हैं आर्म्ड, जिसको कहते हैं, वो आप रखेंगे, चाहे वो कराची में हो या चाहे वो लाहौर में, कहीं भी हो, और आप उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपकी एक रिप्यूटेशन भी है कि जी आप फोर्स यूज करते हैं थ्रू वेपन्स, चाहे वो डंडा वेपन है या वो आर्म्स वेपन है, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है। तो हमें मुझे अगर कोई सियासी जमात अपने रजाकारों को एक तरह का यूनिफॉर्म पहनाती है तो आप लोग कैसे उसको कहेंगे कि ये है इनके मिलिटेंट विंग्स हैं, ये मलेशिया है, ये मुसल्लह फौज की तरफ फौज है? आप लोग कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अगर किसी पार्टी ने अपने रजाकारों को एक जैसा चले यूनिफॉर्म पहना दिया है तो क्या उसकी पहचान होगी कि ये मलेशिया जिन्होंने बना रखी है? कैसे आप लोग बताएंगे? देखिए, यूनिफॉर्म से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सारे ही पहनते हैं, कोई टी शर्टें पहन लेता है, कोई कुछ पहन लेता है। असल फर्क तो पड़ता है जो आपने खुद भी वीडियोस चलाई हैं अपने चैनल पे, जहां वो डंडों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने कॉम्बैट करना है। तो ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं वाजिया है, इसकी तो शवाहिद मौजूद हैं कि जो यूनिफॉर्म पहन के और साथ असलहा बरदारी करते हैं। और अच्छा, डंडे को भी असलहा बरदारी में उसी जुमरे में आएगा? वो भी उसी जुमरे में आएगा जिसने डंडा पकड़ा हुआ है हाथ में? जी, मैं समझी। जिसने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है वो भी उस जुमरे में आएगा? असलहा पकड़ना उसी जुमरे में आएगा वो भी? जी बिल्कुल, डंडा बरदार। तो वो आपको याद होगा कि ये सारा जो मॉडल टाउन का वाकया हुआ था और जो गाड़ियां तोड़ी गई थी, जो गुल्लू भट्ट थे, दो चीजें, इनके पास पत्थर भी होते हैं बहुत बड़े बड़े। आपको याद होगा कि गुजरावाला में पोमी भट्ट ने पत्थर मारे थे और हमारा एक बंदा जख्मी हो गया था, इतने बड़े बड़े पत्थर मारे थे। और आपको ये भी याद हो गया कि नैब पे हमला किया था मरियम ने पत्थर समेत। तो पत्थर, डंडे जो भी होंगे, जो एक जैसे मैंने कहा तो मैं उन्हीं का नाम पूछ रही हूँ ना, कौन सी सियासी जमातें हैं जिन पर आपको शुकूक व शुबहात हैं, जो आप सूबाई हुकूमतों को खत लिखे हैं? कौन सी मजहबी जमातें हैं? नाम तो बताएं। देखिए, JUIF का तो डंडा बरदार फोर्स आपने वीडियोस में देखी है। नून लीग का आपने पत्थरों से पोमी भट्ट की अभी भी वीडियो मौजूद है, आप देख लें। और जिस बंदे को जख्मी किया उसकी भी वीडियो मौजूद है। मरियम ने जो नैब पे अटैक किया था, मेरे ख्याल है आपने पता नहीं हर दूसरे दिन उसकी वीडियो लगाई थी पत्थरों के साथ, उसकी गाड़ी में से पत्थर निकल रहे हैं, पहले लोड हो रहे हैं। अच्छा, इस तरह के तसादुम में जो लोग होते हैं उनको आप मलेशियाज कहते हैं, राइट? इस किस्म के तसादुम में नहीं, पार्टियों के साथ जो लोग होते हैं। तो वो टाइगर फोर्स आप लोगों की फोर्स है, आप लोगों की पार्टीज की तरफ से कभी इस तरह का कोई वाकया 2014 में कभी ऐसे नहीं हुआ था? हमारी फोर्स नहीं है, कोई इक्का दुक्का एक दो बंदों ने कर लिया होगा, लेकिन पूरी फोर्स जो ट्रेनिंग कर रही है और जिसको बताया जा रहा है, इस किस्म की कोई बात नहीं हमारी पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं तर्जुमान मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, बड़ा खौफ आ रहा है इस लफ्ज़ से, आर होगा या पार होगा, क्या आप लोग करने जा रहे हैं? हुकूमत तो मजाक बना रही है, हंस रही है, खुशियाँ मना रही है कि हमसे इस्तीफ़ा लेने आए थे, अपने इस्तीफ़े देने निकले अब आप लोग।
नहीं, इस्तीफे जो लेने के लिए आए थे उसमें हमेशा से ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि अगर वक्त ज़रूरत हमें असेंबलियों से इस्तीफ़ा देना पड़े हुकूमत को प्रेशर डालने के लिए, हुकूमत को निकालने के लिए, तो हम उस हद तक जाएंगे। तो ये कहाँ से हंस रहे हैं हुकूमत वाले? ये तो हमेशा से दिस वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। और पहली बात ये थी कि पहले तो हमने ये कहा था कि एकदम से तो नहीं आप इस्तीफे दे सकते। आपने 2 साल से आप बैठे हैं, आपने एक जद्दोजहद का आगाज करना है। आप अवाम के पास जाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, 4 सूबों में जाएंगे, वो हमने सब कर लिया। लाहौर में उसका फाइनल मैच दिसंबर 13 तारीख को, और इंशाल्लाह ताला फाइनल तो अभी तक तो हम जीत रहे हैं और जबरदस्त तरीके से जीत रहे हैं। हुकूमत बैकफुट पर है। जाहिर सी बात है, देखे ना, जब वजीर आजम मुल्क का बैठ के ये कहेगा, एक सूबे के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से बात करेगा कि जी ये हम FIR काटेंगे, जो DJ भी होएगा, जो स्टेज भी सेट करेगा, जो दूसरे मुंतज़मीन होंगे, हम हर एक पर FIR दर्ज करेंगे। एक तो उनको इख्तियार ही नहीं इस चीज़ का, जिस पर उनका इख्तियार होता है। जो कराची का इंसिडेंट हुआ था जिसमें उनके जो रिपोर्ट करती है एजेंसी, वो कार्रवाई कर रही थी, उसका उनको पता ही नहीं। उनकी हुकूमत है भाई। नहीं, आइन में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई कि वजीर आजम जो हैं, अगर उन्हीं की मुंतखब पार्टी हो सूबे में, तो वो उनको FIR कौन काट सकते हैं? FIR वजीर आजम काटते हैं। क्या हो गया? मुल्क अब बना दिए क्या एक बनाना रिपब्लिक से भी वर्स बना दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री विल टॉक अबाउट कि FIR किस पर कटेगी। कैसे वो बात कर सकते हैं? उनके पास कानून ने कौन सी इजाजत दी है? आइन ने कौन सी इजाजत दी है? वजीर आला ये बात नहीं कर सकते कि हम FIR काटेंगे। भाई FIR जिसका काटने का काम होता है, हाँ आपको आता है वो तरीका कि आप IG पुलिस को रात के अंधेरों में उठा के ले जाएंगे वह लाहौर में और उसको फोर्स करेंगे कि FIR दर्ज कराए। ये एक तरीका है जो अगर रह गया तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चले, वो तो मामला सेटल डाउन हो चुका है ना। आपने वजीर आजम की शायद वो स्टेटमेंट सुनी नहीं। वो कहते हैं कोई भी नहीं हुआ। सेटल कहाँ से हुआ? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी सेटिस्फाइड नहीं है? इतना बड़ा, जो सारा इन्वेस्टिगेट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी तो उस पर सेटिस्फाइड है। शाजिया, मैं आपसे सवाल पूछ लूं दो, अगर आप सेटिस्फाइड हो। वो इदारे किसको रिपोर्ट करते थे जिन्होंने कार्रवाई करती है? फेडरल एजेंसीज थी, वजीर आजम को। वजीर आजम ने उस कार्रवाई के 1 हफ्ते के बाद ये कहा कि ये तो मुझे कॉमेडी शो लगता है। इसका मतलब यह है कि वजीर आजम के जो मातहत इदारे थे, फेडरल इदारे, वो सूबाई हुकूमत को बाईपास करते हुए वहां जाके उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की। कौन सा एक्शन लिया गया? वजीर आजम को क्यों नहीं बताया गया? वजीर आजम को क्यों नहीं लिया था? आर्मी चीफ ने कहा कि इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। मुझे आप ये बता देना, आपके पास जवाब। शाजिया इत्तेहादी को छोड़ते, आप मोहम्मद जुबैर से बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दें कि आपको ये पता है कि वजीर आजम को पता था, ये नहीं पता था? नहीं, वजीर, मैं बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप कह रही है ना मुतमईन है, आप मुझे बता रहे हैं कि वजीर आजम को जो इदारा रिपोर्ट करता था उसने कार्रवाई की। देखिए, मेरा मुतमईन होना या ना होना ये मैटर नहीं करता। 2 महीने के बाद एक शाजिया मुझे सवाल का जवाब पूछने दें जी, सवाल पूछने दें। क्या आपको पता है या किसी को पता है कि वजीर आजम ने क्या एक्शन लिया? क्या उनको पता था, ये नहीं पता था? और उनको क्यों नहीं बताया गया था? ये क्या फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं या नहीं है? अमेरिका में या यूरोप में या इंडिया में या श्रीलंका में या बांग्लादेश में इतनी बड़ी कार्रवाई हो और पता ही ना चले और आपके मुतमईन है। मुतमईन ये है कि जी रिपोर्ट आ गई। भाई रिपोर्ट आ गई तो क्या करें उसका? वजीर आजम इज द फाइनल अथॉरिटी। उन्होंने खुद ये ही इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड एक दफा कि या तो वो जाएंगे या मैं जाऊंगा। यही कहा था ना। जब आप जिनके शहर में हुआ, जिनके सूबे में हुआ, उनको ये एतराजात नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, उनको ये एतराजात नहीं है। तो मेरे एतराजात गलत हैं? मुझे बता दें। मुझे एतराजात अगर मेरे हैं और हुआ किसके साथ, उनसे क्या बात करें? वजीर आजम को रिपोर्ट करते हैं, फेडरल एजेंसीज हैं। वजीर आजम पार्लियामेंट हाउस में ये बयान दे दें उनको क्या पता था और क्या नहीं पता था। तो ये चैलेंज हमने दिया है। वजीर आजम साहब नहीं आते हैं, छुपके फिरते हैं, बोलते नहीं है। और जब उनसे तो जब सवाल पूछते हैं ना, वो कह रहे थे ना इसाक डार के बारे में कि वो घबराहट अगर देखनी है, वजीर आजम से जब मंसूर साहब ने सवाल पूछा उसका परवेज इलाही का मिसाल के तौर पर, तो उन्होंने कहा देखे ना जी, हर सवाल का जवाब तो नहीं दिया जाता। वो मैंने कहा था एक प्रोग्राम में, मंसूर ने तो पाकिस्तान में रहना था तो जाहिर सी बात है उसने हल्का हाथ रखा था। अगर वो उस गोरे को कहते कि देखे ना जी हर सवाल का जवाब नहीं दे, तो वो भून के रख देता वजीर आजम को।
तो गोरे को वो कौन सा सनाब कर दिया? गोरे के सामने वो भी तो बड़े डाउन बड़े नजर आए ना, उन्होंने भी कौन सा गोरे को जो मैं वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, मैं आपके पसंदीदा वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। किसने कह दिया? मैं आप मुझे क्यों पार्टी बना रहे हैं? आप मुझे क्यों पार्टी बना रहे हैं? मेरे पसंदीदा वजीर आजम, इसलिए वो इस पूरे मुल्क के वजीर आजम। आपसे मतलब ये ओ प्लीज गिव अस अ ब्रेक। उनको बिठा दिया गया, वो मुल्क का बना दिया गया उनको, वो हमारे वजीर आजम नहीं है जिनके पास कोई जवाब देखे ना जी। हर सवाल का जवाब भी होता, क्यों नहीं होता भाई? हर सवाल का जवाब तो देना, हर सवाल का जवाब। हमने ये जो आज मैंने रेलेवेंट सवाल उठाया कराची के इंसिडेंट के हवाले से, जवाब क्यों नहीं देते? किसी से पूछ लें, आप फिरदौस आशिक अवान से पूछ लें, किसी से पूछ लें, शिबली फराज से पूछ लें कि ये सवालों का जवाब बीबी ने आज जो बात की कि जो इस्तीफे नहीं देगा अवाम उनके घरों का घेराव करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं। जाहिर है एक खौफ था, या आप कह लें अभी भी आप लोगों को ये है कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, जिसका इजहार मरियम बीबी ने आज किया। वो हमने देखा, चाहे वो FATF के खिलाफ कवानीन का मामला हो, वोटिंग का मामला हो, लोगों को गायब देखा। फिर चेयरमैन सेनेट की तहरीक अदम एतमाद हो, उसमें लोगों की हम लोगों ने वोटिंग देखी, ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे होते हम लोगों ने नहीं देखे। तो कहीं ना कहीं तो खौफ है ना कि लोग आपके अंदर मौजूद हैं जो पार्टी को फॉलो नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल एक हकीकत है कि ऐसा होता है, और ऐसा जाहिर सी बात है डिसिप्लिन कोई इतना ज़बरदस्त नहीं होता। लेकिन जो याद दहानी करने की कोशिश की है मरियम नवाज ने कि वो जो MPAs या MNAs हैं वो अवाम के वोटों से और शेयर के निशान पर जीत के आए हैं, और शेयर के निशान पर अगर वो जीत के आए हैं और पार्टी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो पार्टी की लीडरशिप को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने हल्के में उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और होना भी ऐसे चाहिए कि जी अगर वो कोई भी समझता है कि जी अगर वो उस पार्टी के फैसले से नहीं इत्तेफाक करता, जो कि बहुत ही कम चांसेस हैं, तो उसको मेरा ख्याल है छोड़ देना चाहिए। वैसी जबरदस्ती तो नहीं, वो पार्टी के शेयर के निशान पर मुंतखब हुआ है, लाखों लोग लाखों वोट लेके आए और उनके वोटों के साथ वो इस किस्म की बेवफाई करे, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी रिक्वायरमेंट है ना। पार्टी के अगर कोई फैसलों से इख्तलाफ करता है तो उसके घर का तो घेराव नहीं होना चाहिए, हर एक को अपनी राय के इजहार का नहीं, इख्तलाफ करने के तो इख्तलाफ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान के आइन की याद दहानी करा दूं, फ्लोर क्रॉसिंग की। फ्लोर क्रॉसिंग में जो की फैसले होते हैं ना पार्टी के, उस पर वो इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकती। ये आपके आइन में लिखा हुआ है। अगर बजट है, फॉर एग्जांपल बजट के उसमें, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, या ऐसे की जो इश्यूज होते हैं उस पर उसको पार्टी डिसिप्लिन उसका बिल्कुल हक पहुंचता है उसको कि इख्तिलाफ करे, लेकिन रिजाइन करे ना। उन लोगों के साथ आप लोगों ने क्या किया? रिजाइन करे, चला जाए। FATF के खिलाफ कवानीन में पार्टी का साथ नहीं दिया, वोटिंग पर उस पर साथ नहीं दिया। फिर जो तहरीक अदम एतमाद वो जो मूव चली थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उस पर पार्टी का साथ नहीं दिया। ढूंढा उन लोगों को कि कौन लोग थे वो, क्या कार्रवाई की? एक तो शाजिया बड़ा आसान होता है, आप भी बता दें अगर ढूंढ के कि कौन से 14 लोग थे जिन्होंने वो हरकत की थी। ये इतना आसान नहीं होता ना। शक हो सकता है किसी को कि जी इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, लेकिन उसमें हतमी चीज पर कंक्लूड करना और किसी के साथ आप ये कहेंगे जी आपने नहीं वोट दिया था, तो बड़ा मुश्किल चीज है। लेकिन खुल के अगर कोई कह रहा है कि जी मैं नहीं साथ दूंगा, तो फिर तो पार्टी के पास क्या चॉइस है? पंजाब असेंबली में जो 5 या 4 मेंबर्स थे जो उस्मान बुज़दार के पास गए थे और उनकी तारीफें कर रहे थे, तो उनको हमने पार्टी से निकाल दिया था। हमने इसीलिए निकाला था कि भाई अगर आपने पार्टी का साथ नहीं देना फॉर वॉट एवर रीजन, तो फिर आप पार्टी में आपको हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। आप जाएं, रिजाइन करें और फिर वापस मुंतखब होकर आ जाएं PTI के उस पर या इंडिपेंडेंट उस पर या जिस पर भी, तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि अवाम के वोटों के साथ सौदेबाजी की जाए और हम खामोश पूरी ऑपोजिशन में कंसेंसस है रेजिग्नेशन के ऊपर, इस्तीफों के ऊपर? पूरी ऑपोजिशन तैयार है इस पर? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शायद इस पर राजी ना हो। सिंध में वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं सिंध में। कल इस पर फैसला हो जाएगा और पता चल जाएगा। कल ही ऐलान होगा या इसका बाकायदा ऐलान इसको सीगा राज में रखा जाएगा और ऐलान लाहौर के जलसे में करेंगे?
कल ही फैसला हो जाएगा, ऐलान कर देंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी तो पीडीएम ही के लीडर्स जो फैसला करेंगे कि जी इसका ऐलान कब करना चाहिए, इसका असर सबसे ज़्यादा कब हो सकता है। हुकूमत के लिए मुश्किलात ऐलान आज करने से या 13 दिसंबर को करने से ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो वो हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा। वो जब ऐलान फैसला तो कल होना है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे एक फील पूछूं या पीपल्स पार्टी की पूछूं आपसे कि उनका क्या वाकई वो इस पर रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इस्तीफों के ऑप्शन पर नहीं जाना चाहते सिवाय मौलाना के और नून लीग के, क्या ये बात दुरुस्त है? लेकिन नहीं, ये दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी विल डू एनीथिंग अच्छा, जिसमें पीपल्स पार्टी का उतना ही इंटरेस्ट है इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत के जाने में, जितना पीएमएलएन का है या मौलाना फजलुर रहमान का या दूसरी जमातों का है। पीपल्स पार्टी के स्टेक्स थोड़े डिफरेंट इस लिहाज से तो हैं कि वो सिंध में उनकी हुकूमत है, लेकिन वो उतनी शदीद नफरत करते हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं पीटीआई की हुकूमत को फेडरल लेवल पर, जितना और कोई ऑपोजिशन जमात करती है। आखिरी सवाल, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि कोरोना वायरस की जो एक शिद्दत है, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात की रेशो बढ़ रही है, आप लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं? पहले तो मैं आपको एक स्टैट्स बता दूं जो एनसीओसी के हैं, मेरे नहीं है। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है एबटाबाद, सेकंड है पिंडी, थर्ड है हैदराबाद। इन तीनों जगह पीडीएम ने कोई जलसा नहीं किया, कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई रैली नहीं निकाली। पिंडी में शेख रशीद के भतीजे ने जरूर किया जलसा, अभी 2 दिन पहले। तो बात यह है कि अगर सीरियस है, मुझे आप बताएं, दुकानें खुली हैं, बाजार खुले हैं, मॉल्स खुले हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, कौन सी चीज है? अगर एक जगह गलत हो रहा है, आप लोग उसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, आप लोग तो अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं ना अपने। नहीं, अच्छा, कौन सी जिम्मेदारी भाई? हम एक सेकंड, मुझे आप बताएं ना कि कौन सी चीज नहीं हो रही। मैंने जलसा जुलूस की इजाजत है ना, सिर्फ हमारे जलसा जुलूस होएगा तो एफआईआर कटेगी। शेख रशीद के भतीजे के जुलूस में जलसा जो हुआ था उसमें क्यों नहीं एफआईआर काटी? सीरियसनेस ही नहीं है, देयर इज नो सीरियसनेस। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये नंबर्स भी सही बता रही है नहीं, ये इतनी 2 नंबर हुकूमत है कि ये पता नहीं उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, हमें तो ये भी नहीं पता। अब एनसीओसी के हेड है, वो वहां सक्कर में जाके कन्वेंशन करते हैं, कोई एसओपीज नहीं फॉलो करते, और हमारे लिए कोरोना एकदम से खतरनाक हो जाता है। ये मुझे समझ नहीं आती। कम लोग थे और काफी फासले पर कुर्सियां लगाई हुई थी। मैंने भी ये कौन डिसाइड, कोरोना ने क्या डिसाइड किया? असद उमर साहब से पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, तो असद उमर साहब ने जवाब दिया कि वो जो तस्वीर आई थी ना लोगों के साथ उनकी, तो वो कह रहे थे सिर्फ एक तस्वीर के लिए उन बेचारों ने अपने मुंह से मास्क उतारा और तस्वीर बनाई। फिर उन्होंने वो भी तस्वीरें मुझे भेजी जिसमें कुछ जो कुर्सियां लगाई गई थी, बहुत कम कुर्सियां थी, कम लोग थे और फासले पर लगी हुई थी। ये मैंने कहा, वो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है। एक सेकंड शाजिया, वजीर आजम साहब खुद जाते हैं फैसलाबाद, कोई एसओपीज नहीं फॉलो हो रहे थे। रोज मिनिस्टर्स की तस्वीरें आती हैं, अपने लोगों के साथ बैठे होते, कोई नहीं फॉलो करते। कहाँ फॉलो करते मुझे आप बताते भाई? ट्रेनें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, कोई एसओपी नहीं, कोई फिक्र फाका नहीं है। सिर्फ कोरोना का मसला आता है कि जी ऑपोजिशन की जब कुछ जलसा होता है तो आपको कोरोना याद आ जाता है। मैंने आपको 3 सिटीज एनसीओसी की बताई हैं स्टैट्स के साथ, उसमें किसी में हमने कोई जलसा नहीं। मुझे तो ये पूछना है कि उन सिटीज में क्यों पॉजिटिविटी रेट हाई है, क्या किया हुकूमत ने कोरोना को रोकने के लिए उन सिटीज में, एबटाबाद में, पिंडी में, हैदराबाद में? ये बताएं ना, इन सवालों का जवाब बताएं, और हमारे पीछे पड़ गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मोदी सरकार के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जहां बेकाबू कोरोना वायरस ने पूरी भारतीय मईशत को हिलाकर रख दिया है, वहीं अब गुज़श्ता 12 रोज़ से हम देख रहे हैं कि भारतीय किसान एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 अदवार हो चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके हैं, जिसके बाद अब भारतीय किसानों ने कल पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान किया है। भारतीय किसानों के इस एहतजाजी कॉल को
कांग्रेस समेत 18 ऑपोजिशन जमातें और 10 ट्रेड यूनियंस की हिमायत हासिल है। भारतीय किसानों का ये मौक़िफ़ है कि जब तक हुकूमत मतनाज़े किसान मुखालिफ जो कवानीन हैं उनको वापस नहीं ले लेती, उस वक्त तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। मोदी सरकार ने घुटने टेकते हुए मतनाज़े कवानीन में तरमीम की यकीन दहानी करवाई है, लेकिन किसान इसको भी मानने को तैयार नहीं है। भारतीय किसानों की अपनी हुकूक के लिए जारी इस तहरीक को आलमी हिमायत भी हासिल है। गुज़श्ता हफ्ते तक सिर्फ कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारतीय किसानों की तहरीक के हिमायत में एक बयान सामने आया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां इस तहरीक की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी सिख कम्युनिटी की जानिब से लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा हुआ। इस तरह सैन फ्रांसिस्को में भी भारतीय शहरियों ने किसानों की हिमायत में रैली निकाली। फिर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी भारतीय किसानों की हिमायत में प्रोटेस्ट हुआ, जबकि बरतानिया की मुख्तलिफ सियासी जमातों के 36 अरकान पार्लियामेंट ने जोर दिया है कि सेक्रेटरी खारजा ये मामला इंडियन वज़ीर-ए-आज़म के साथ उठाएं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारतीय किसानों की हिमायत की है। किसानों की इस तहरीक को आलमी हिमायत मिलने के बाद यकीनन मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार हो रही है। इस बुखलाहट को दूर करने के लिए भारत में किसानों की इस एहतजाज को खालिस्तान तहरीक का रंग भी दिया जा रहा है और ये तासुर पाया जा रहा है कि ये एहतजाज खालिस्तान तहरीक का रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि इसी एहतजाज के दौरान भारतीय पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ होने वाली मीटिंग नतीजा खेज साबित नहीं हुई है। और फिर इस मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दिल्ली सरकार को सिखों के जो मसाइल हैं इनका हल निकालना होगा, वरना इससे भारतीय सलामती को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। भारतीय तज्ज़ियाकार मुल्क की सलामती को ख़तरात के इशारे को खालिस्तान तहरीक से ताबीर कर रहे हैं, जबकि भारतीय मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में एहतजाज करने वाले जो किसान हैं ये सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह की पेशगोई को अपने खिताबात में दोहरा रहे हैं। इस पेशगोई के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब तमाम सिख अपने इख्तलाफात को भुलाकर दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे और इसके नतीजे में खालिस्तान राज दिल्ली में कायम हो जाएगा। जबकि यह एहतजाज सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में मौजूद जो सिख कम्युनिटी है भारतीय हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें बुलंद कर रही है। आलमी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि भारतीय किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बैरून मुल्क मौजूद सिख कम्युनिटी भी भारतीय पंजाब को अलग रियासत खालिस्तान बनाने का मुतालबा कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय किसानों की एहतजाज जो है ये आगे बढ़कर वाक़तन खालिस्तान तहरीक का रुख इख्तियार कर सकता है? ये एहतजाजी मुजाहरा जो है ये दिल्ली के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन पंजाबी सिख संगत गोपाल सिंह चावला साहब ने। अस्सलाम वालेकुम गोपाल साहब आपका। गोपाल साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले 12 रोज़ से जो एहतजाज हो रहा है, बहुत से ममालिक हैं जो किसानों के इस एहतजाज को सपोर्ट कर रहे हैं। जब से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिन ट्रूडो ने इसको सपोर्ट किया है, फिर हमने देखा कि भारत ने वहाँ जो सफ़ीर है उसको बुलाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है जो कनाडा है बास और सिख बिरादरी का एक गढ़ है और वहाँ से जो है ना वो आवाज़ उठ रही है कि खालिस्तान तहरीक को जो है ना सपोर्ट किया जा रहा है किसानों के एहतजाज के आड़ में। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि जो कनाडा गवर्नमेंट है उसने हमेशा ही सच को सपोर्ट किया है, तो अब इस वक्त भी अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सिख कौम को नहीं, वो सच को सपोर्ट कर रहे हैं। और किसान जो हमारे भाई हैं ये पिछले 12 दिनों से जो सरापा एहतजाज हैं, जो सड़कों के ऊपर हैं, इनकी मजबूरी बन गई है। यानी कि वो कहते हैं कि बर्दाश्त आप करें मगर किस हद तक करेंगे। आखिर एक दिन ऐसे आ जाता है कि आपको करना पड़ता है, आपको निकलना पड़ता है, आपको एहतजाज करना पड़ता है। और जो है हमारा सिख मजहब जो है, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि 1947 से लेकर आज दिन तक हमें वहां पे सुख का सांस नहीं आया। इंडिया ने हमें आजादी से जीने का आज तक हक नहीं दिया। 1952 के उनके एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक उन्होंने जो सिखों को बालों वाला हिंदू करार दे दिया। 1984 में उनका हमारे गोल्डन टेम्पल पे हमला करना ये बहुत बड़ी बात है। और मोदी जिस दिन से आया तो मोदी ने पहले दिन से कहा था कि मैंने सिखों को जीने नहीं देना, मैंने मुसलमानों को जीने नहीं देना, या पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ, मैंने दलितों को जीने नहीं देना, मैंने क्रिश्चियनों को नहीं जीने देना। तो वो अपना जो उसका विजन था वो पूरा कर रहे हैं।
अभी जो यानी कि आप देख लें कि पंजाब में सिखों को नशों पे लगाया जा रहा है, वहां पे कभी किसी चीज का नाम लेते हैं कि वो पाउडर भेजते हैं, ये पाउडर जो है वो दिल्ली में बन के तैयार होके सिख नौजवानों को, सिख बच्चों को दिया जाता है, उनको नशों पे लगाया जाता है। तो सिखों ने हर चीज बर्दाश्त की। हमारे गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे आखिरी गुरु हैं उसके बेअदबी का गोपाल साहब, यकीनन आपके पंजाब में, इंडिया में आपकी जो सिख बिरादरी है, आपके जो भाई हैं वहाँ पे, उनसे ताल्लुकात होंगे, रवाबित होंगे आपके। क्या वाकई वहाँ पर अब खालिस्तान तहरीक का आगाज़ हो चुका है? क्या वाकई सिख बिरादरी अपना ये मुतालबा पूरा करवाने के लिए बाहर निकल पड़ी है, पुरज़्म है अब की बार? जी बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं कि 1984 में जब गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ था तो हमारे महबूब लीडर, हमारे नेशनल हीरो संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले ने कहा था कि जिस दिन दरबार साहब पे हमला होगा उस दिन खालिस्तान का नींव पत्थर रखा जाएगा। नींव पत्थर तो 84 में ही रखा गया था, मगर फिर भी जो सिख है उनको समझ नहीं आ रही थी हमने करना क्या है। अब इसमें कोई शक नहीं कि सिखों का जो बुनियादी हक है, वहां पे जितने भी सिख हैं वो किसान है, तो किसानों से उन्होंने अपना हक छीन लिया कि आपका जो जिनस है, आपका चोना है, आपका जो कणक है, इसको गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी। तो गवर्नमेंट खरीदती थी तो लोग खुशहाल थे, चलो कुछ ना कुछ गुजारा होता था। अब इन्होंने वो भी छोड़ दिए। तो जो खालिस्तान का आप कह रही हैं इसमें कोई शक नहीं कि अब हर गली गली से, अब हर मोहल्ले से, तो वो जो गुरु गोविंद सिंह की एक पेशन गोई थी कि सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु, उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि तमाम जो सिख बिरादरी है अपने इख्तलाफात भुलाएगी और दिल्ली की तरफ चल निकलेगी। आप समझते हैं कि वो वक्त आ गया और उनकी पेशन गोई तो जो थी वो दुरुस्त साबित होने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। हमारी गुरबानी कहती है कि राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले। तो अब राज के बगैर तो धर्म है ही नहीं। हमारे साथ तो वादा किया गया था कि आपको अपना खालिस्तान देंगे। अब खालिस्तान का हमें दिन चाहिए था, तो अब ऐसा दिन आ गया कि सब इकट्ठे हो गए। आप देखें इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी सिख हैं सब इकट्ठे हो गए और पंजाब के सिख सब इकट्ठे हैं। हम पाकिस्तानी सिख अपने भाइयों के साथ हैं और इंशाल्लाह ये जो एहतजाज है ये खालिस्तान बना के छोड़ेगा, ये इंडिया के टोटे टोटे करके छोड़ेगा। और जो मोदी है वो इंडिया का गुरबचौफ है, वो इंडिया के टुकड़े टुकड़े करवा के छोड़ेगा और अनकरीब इंशाल्लाह खालिस्तान बनेगा। कल जो पूरे मुल्क में, इंडिया में जो है ना वो मुल्की हड़ताल का ऐलान किया है पूरे किसानों ने, आपको लगता है कि हालात कशीदा हो सकते हैं बहुत ज्यादा कल? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्या हो चुके हैं, मगर इंडिया का जो बिकाऊ मीडिया है वो ये चीजें दिखा नहीं रहा है। सोशल मीडिया पे बाज इलाकों में स्टैंप पाबंदी है, मगर उसके हालात बहुत ज्यादा खराब है। मैं कहता हूं कि अब मोदी ने खुद सर पकड़ लिया है कि अब वो कैसे जान छुड़ाए, मगर उसकी जान अब छूटेगी नहीं। अब खालिस्तान बन के रहेगा इंशाल्लाह। जैसे मैं कहता हूं कि इंडिया में जितने भी लोग परेशान हैं, मैं जैसे पाकिस्तानी होने पे मुझे फख्र है, पाकिस्तान में हम आजाद हैं, पाकिस्तान में हमें प्यार मिलता है, ऐसे ही इंशाल्लाह इंडिया में भी हम आजाद होंगे, इंडिया में हम जबरदस्ती प्यार लेंगे और खालिस्तान बना के रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल सिंह चा मेरे साथ। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क से असलहा दरामद करने की जो इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है इसमें तरमीम का फैसला किया है। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने यह फैसला असलहा डीलर्स के मुतालिबे पर किया है, क्योंकि गैर मुल्की असलहा साज और डीलर्स हुकूमती इजाज़त के बगैर असलहा फ़रोख्त करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क भर के असलहा डीलर्स और फ़र्द वाहिद की जानिब से असलहा इम्पोर्ट करने का जो सिलसिला ये बंद हो गया, जबकि कई जो ऑर्डर्स थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। ज़राए का ये दावा है कि कस्टम हुकाम की जानिब से भी हुकूमती इजाज़त के बगैर दरामदी असलहे की निगरानी पर तशवीश का इजहार किया गया था। आपको हम ये बताएं कि वज़ारत दाखिला ने इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2020 के तहत असलहा डीलर्स और किसी भी फ़र्द को वज़ारत तिजारत की मंजूरी के बगैर बराह रास्त असलहा दरामद करने की इजाज़त दे दी थी, जिस पर अब तहफ़्फ़ुज़ात हुए, जिसके बाद एक नई तरमीमी पॉलिसी बनाई गई है। इस तरमीमी पॉलिसी में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों को भी खुसूसी किरदार दिया गया है। ज़राए का ये दावा है कि वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना से नई शर्त के साथ
असलहा दरामद करने की सिफारिश की है, जिस पर हतमी जो फैसला है कल कैबिनेट में होगा। अब किन नई शराइत के साथ असलहा दरामद करने की सिफारिश की गई है, ये भी डिटेल्स यकीनन हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और अहम खबर ये भी है कि वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी शफकतुर रहमान रांझा को संगीन इल्ज़ामात, मिसकंडक्ट और गैर मौजू करार देते हुए बरतरफ कर दिया है। ज़राए का ये दावा है कि शफकत रहमान रांझा को वजारत सनत और पैदावार की सिफारिश पर 19 फरवरी 2020 को तैनात किया गया है। सवाल ये है कि शफकतुर रहमान रांझा अगर गैर मौजू थे तो 10 महीने पहले शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू हुआ, उस दौरान इस बात को इग्नोर क्यों किया गया? क्या तब ये तकर्रुरी सिफारिश की बुनियाद पर की गई थी, तब मेरिट को इग्नोर किया गया था? इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, जो पॉलिसी पहले बनाई थी इस पर तनकीद पहले भी हुई थी कि इजाज़त के बगैर अब असलहा इंपोर्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं। अब क्या ज़रूरत पेश आई कि हुकूमत तरमीम करने जा रही है और किन सिफारिशात पर अब असलहा इंपोर्ट करने की इजाज़त देने जा रहे हैं ये लोग? शाज़ी, मामला ये है कि मुल्क भर के जो असलहा डीलर्स हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। उनका एक बहुत अरबों रुपए का कारोबार इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले वजारत तिजारत की जानिब से असला इंपोर्ट करने के लिए, वो कोई असलहा डीलर हो या कोई इंडिविजुअल हो, अगर वो असला इंपोर्ट करना चाहता है तो उसे वजारत तिजारत से इजाज़त हासिल करना पड़ती थी, बाज़ाब्ता NOC जारी होता था। ताहम सरकारी तरीक़ेकार है, उसमें बहुत सी रुकावटें आती, तख़ीर का सामना भी करना पड़ता था और कुछ वजारत तिजारत के अफसरान अनड्यू डिले भी करते थे, जिसकी वजह से उन बासर असलहा डीलर्स ने मुतलका हुकाम को कन्विंस किया कि आप इस कंडीशन को वेव ऑफ कर दें और बराह रास्त इजाज़त होनी चाहिए इंपोर्ट पॉलिसी के तहत कि कोई भी असला डीलर या इंडिविजुअल जो गैर ममनुआ असला है वो उसको बैरून मुल्क से मंगवा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उसके तरमीमी ऑर्डर के जरिए से उसको इम्प्लीमेंट किया गया और इस कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद बहुत से असला डीलर्स ने ऑर्डर किए, उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। इंडिविजुअल ने कोई असला मंगवाने की कोशिश की, उनके ऑर्डर कैंसिल हो गए, इसलिए कि जिस मुल्क से आप वो असला इंपोर्ट कर रहे थे उसके अंदर एमुनिशन भी था, तो वो आपसे मुतलका कंपनी से या इंडिविजुअल से हुकूमत पाकिस्तान का इजाज़तनामा मांगते हैं कि आप हमें इजाज़तनामा दीजिए कि आप वाकई अथोराइज हैं, कोई आप टेररिस्ट नहीं है, किस मकसद के लिए आप इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उनके बहुत से ऑर्डर कैंसिल कर दिए। उसके बाद दोबारा दस्तक दी गई वजारत तिजारत और बासर हुकाम के दरवाजे पर कि ये मसला बहुत गंभीर हो गया है, हमें इससे खुलासा हासिल करनी है, इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2020 में अब तरमीम की जाए। अब वजारत तिजारत ने दोबारा समरी अरसाल की है वफाकी काबीना को और उसके अंदर कुछ नए तरीक़ेकार वज़े किया गया। इंटरेस्टिंग ये है कि पहले ये सारा मामला था वफाकी हुकूमत के पास, अब सूबों ने कहा कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई अगर कोई सिंध का कराची का असला डीलर है तो वो वजारत तिजारत से NOC क्यों ले। तो फिर वजारत दाखिला ने यह फैसला किया कि अब हम ऐसा कर लेते हैं कि आप आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए और वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का NOC हम जारी करेंगे, बाकी मुतलका सूबों के जो लोग होंगे वहां से NOC हासिल सूबों की जो मजाज अथॉरिटी होंगी वो लेटर इशू करेंगी तो आपको इंपोर्ट करने की इजाजत होगी, वो फिर सूबे मजाज होंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इस सारे मामले के इंगेज था। इस मामले के अंदर जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज हैं उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की ये डायरेक्शन थी कि FBR को, वजारत खजाना को, वजारत दाखिला को कि आप सूबों से मुशावरत करें, जिसके अंदर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब हुकूमत ने कहा कि हमारे यहाँ जो असला डीलर्स हैं या कोई इंडिविजुअल है, अगर वो असला या कोई एमुनिशन इंपोर्ट करना चाहता है तो हमसे इजाजत हासिल करेगा, हम उसे NOC देंगे, वजारत दाखिला का कोई रोल नहीं होगा। वजारत दाखिला ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए हम NOC जारी करेंगे। लेकिन तो ये कल कैबिनेट में डिस्कस होगा, कैबिनेट से अप्रूवल ली जाएगी इसकी, गिलगित बल्तिस्तान कैबिनेट में डिस्कस होगा कल ये। जी बिल्कुल, इसके अंदर इंपॉर्टेंट इस तजवीज के साथ कि दीगर चारों सूबों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम भी खुद अपने कंसर्न के लिए NOC जारी करेंगे। वजारत दाखिला का किरदार सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक होगा। समरी इरसाल कर दी गई है, कल वफाकी काबीना इस मामले के ऊपर हतमी फैसला करेगी। सही। अच्छा, जो दूसरी खबर है सुहेल के चेयरमैन पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी शफकतुर रहमान को
संगीन इल्ज़ामात उन पे लगे, क्या लगे वो भी बताइए, मिसकंडक्ट उन्होंने कैसे किया ये भी बताइए, फिर गैर मौजूद अब उन्हें क्यों करार दिया जा रहा है, जब 2019 में उनका इंटरव्यू हुआ, उनकी तकर्री हुई, तब मेरिट को क्यों जो है ना वो इग्नोर किया गया, क्या ये सारा मामला? शादिया, ये बड़ा परेशान कुन मामला है और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये वो अथॉरिटी है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के अंदर कलीदी किरदार अदा करती है। बहुत सी सनतों को इनकरेज करती है, फैसिलिटेट करती है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो या माजी की हुकूमतें हों, सबका ये हदफ रहा है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करना है। तो उस लिहाज से जब आप इस इदारे का चेयरमैन अपॉइंट करते हैं तो आप बेहतरीन रेलेवेंट तजर्बे का हामिल मौजूद तरीन उम्मीदवार का आप चुनाव करते हैं ताकि वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी को लीड करे, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करे। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में इस सारा ये प्रोसेस हुआ, एडवर्टीजमेंट हुई, शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, इंटरव्यू हुआ। 19 फरवरी 2020 को चेयरमैन पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनियन अथॉरिटी शफकतुर रहमान रांझा साहब को अपॉइंट किया गया। और आप ये सुनकर हैरान होंगी, वजारत सनत और पैदावार ने इनको मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दिया था। अच्छा। उन्हीं की रिकमेंडेशन के ऊपर ये अपॉइंट हुए, लेकिन जब उन्होंने तो काम शुरू किया तो वजारत सनत और पैदावार को इनके ऊपर इल्जामात हैं कि इन्होंने बोर्ड के इख्तियारात खुद इस्तेमाल किए, इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, सैकड़ों तहरीरी शिकायत आई, इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फीस में इजाफा किया बोर्ड की मंजूरी के बगैर, फिर खुद से फीस वापस ले ली, और ये इनकी सलाहियत ही नहीं है कि वो बतौर चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी काम कर सकें, इसको लीड कर सकें। इस मामले की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इंक्वायरी हुई, वजारत सनत और पैदावार के अंदर इंक्वायरी कमेटी बनी, सवाल जवाब का सिलसिला हुआ। दस्तावेज ये कहती है कि वजारत सनत और पैदावार ने अब इनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, क्योंकि इन्होंने बोर्ड के इख्तियारात को इस्तेमाल किया। बहुत से ऐसे लेटर्स जारी हुए जो इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी के सामने कहा कि ये मैंने जारी नहीं किए, जबकि तब ये मेरिट पर इनकी तकर्री हुई थी। लेटर चेयरमैन की मंजूरी से जारी हुई फरवरी 2020 में, 10 महीने पहले। क्या ये मेरिट पर तकर्री थी या किसी के दबाव पर, सिफारिश पर इनकी तकर्री थी? देखिए, यही सबसे बड़ा मसला है। ये वो हमारा क्राइटेरिया, तरीकेकार है जब आप मनूवरिंग कर ली जाती है इंटरव्यू की स्टेज के ऊपर, वहां जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है उस वक्त तरीकेकार को फॉलो किया गया था, और उस वक्त वजारत सनत और पैदावार ने उनको मौजूद तरीन बेहतरीन उम्मीदवार करार देते हुए उनका इंतखाब करवाया। अब उनको 5-6 माह बाद शिकायतें मसूल हुई तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये मौजूद उम्मीदवार नहीं है, ये रन ही नहीं कर सकते, इनएफिशिएंट हैं, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट इनके खिलाफ हो चुके हैं, चूंकि इन्हें इस काम का अंदाजा नहीं है और मिसकंडक्ट कर रहे हैं, उसके साथ मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं अथॉरिटी को। इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के अंदर अपने इल्जामात को दुरुस्त साबित नहीं कर सके। अब वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल करके चेयरमैन पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी को बरतरफ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद को दिया गया है, और अब नए सिरे से दोबारा प्रोसेस होगा, कई महीनों का अमल होगा। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद सुहेल भट्टी मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।